See, Elliott wave theory. Now, Elliott wave theory was established in 1930 by Ralph N. Elliott and later popularized as Hamilton बोल्टन. मतलब उसको ये थ्योरी के साथ पॉपुलराइज किया गया. इन्वेंट ये किसने किया था? एलियॉट ने. ठीक है, उसका पूरा नाम बताया, याद नहीं पड़ता, दैट इज ओके, वो नाम नहीं पूछा जाता है वैसे भी. दिस थ्योरी अटेम्प्ट्स टू डेवलप अ रैशनल मतलब लॉजिकल वे से फॉर अ लॉन्ग टर्म पैटर्न इन स्टॉक प्राइस मूवमेंट. ठीक है. The Elliott wave theory states that major moves takes place in 5 successive steps. मतलब इन्होंने ना अपने जो अपने सिस्टम में ना उन्होंने 5 स्टेप्स बना दिए और बताया कि इन 5 स्टेप्स में मेजर मूव्स मार्केट में प्राइस मूव्स होते हैं, मूवमेंट्स होती हैं. In major bull market, the first move is upward, second is downward, again third upward, fourth downward, and fifth and final phase upward. उन्होंने बुल मार्केट के बारे में बताया है. तो स्टार्ट वो अपवर्ड से होता है और खत्म भी वो अपवर्ड से होता है. ठीक है. द वेव हैज अ रिवर्स फ्लो इन द बेयर मार्केट. और बेयर मार्केट में कैसे होता है? उल्टा, डाउनवर्ड से स्टार्ट होता है और डाउनवर्ड पे फिनिश होता है. ठीक है. तो अभी आप देखो ये बुल मार्केट का 5 स्टेप्स बताए हैं उन्होंने. दिख रहा है आपको? ये देखो, स्टार्ट हाई से हुआ, पहले अपवर्ड फिर डाउनवर्ड, देन थर्ड स्टेज अपवर्ड, फोर्थ स्टेज डाउनवर्ड, फिफ्थ स्टेज अगेन, फाइनल स्टेज में कहाँ गया वो? अपवर्ड में गया. सो दिस मीन्स इट्स अ बुल मार्केट. और उसमें बेयर मार्केट में उल्टा होता है. अब है ना, जो ये वेव्स है ना, उसने क्लासिफाई कर दिया ये वेव्स को 5 टाइप्स में. देखो, सबसे पहले वो इम्पल्सिव वेव्स होती हैं. इम्पल्सिव मतलब जिस इन दिस पैटर्न देयर विल बी वेव्स इन द गिवन डायरेक्शन. या तो वो अपवर्ड डायरेक्शन होगी या तो डाउनवर्ड. जो गिवन डायरेक्शन होगी ना, वो उसमें मूव करेगा. नेक्स्ट होता है कोरिलेटिव पैटर्न. कोरिलेटिव मतलब वो एक को देख के दूसरे को इफेक्ट करेगा, उसको बोलते हैं कोरिलेटिव. मतलब एक का रिलेशन दूसरे के साथ. ठीक है. दीज आर द अगेंस्ट बेसिक डायरेक्शन ऑफ बेसिक मूवमेंट्स. मतलब ये वो नहीं कहते हैं कि वो एक ही पैटर्न में जाएगा, नहीं. कोरिलेशन इन्वॉल्व होता है इसमें, करेक्टिंग द अर्लियर वेव्स. मतलब पहले की वेव दूसरे को करेक्ट करेगी. ठीक है. सो आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, वेव 1 अपवर्ड, देन डाउनवर्ड वेव 2, फिर वेव 3 अपवर्ड, फिर फोर्थ में डाउनवर्ड हो रहे हैं, एंड फिर लास्ट एंड फाइनल स्टेज में फिफ्थ का क्या हो रहा है? वेव का अपवर्ड जाना. दैट्स इट. अभी ये देखो मेजर ट्रेंड्स. नेक्स्ट है हमारा ट्रेंड रिवर्सल. ट्रेंड रिवर्सल नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, ट्रेंड रिवर्सल. अब ट्रेंड रिवर्सल इज सेट टू बी कंप्लीशन ऑफ जनरल डायरेक्शन ऑफ द मार्केट. मतलब मार्केट की जो जनरल डायरेक्शन है, मूवमेंट है, उसको पहचानने के लिए हम लोग ट्रेंड रिवर्सल यूज करते हैं. इफ द मार्केट इज बुलिश फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इफ इट हैज स्टार्टेड टू शो रिवर्सल ट्रेंड्स, if it's said to be reversal trend of beginning of the bear market and vice versa. मतलब वो क्या बोल रहा है कि अगर आपने रिवर्सल ट्रेंड दिख रहा है, आपको रिवर्सल ट्रेंड स्टार्ट हुआ है आपका, तो लॉन्ग पीरियड के लिए वो बुलिश मार्केट. ठीक है. नहीं तो बिगिनिंग में बेयर मार्केट है वो, अगर बिगिनिंग से ही उसने रिवर्सल ट्रेंड दिखाया तो. ठीक है. मेजर ट्रेंड्स इन रिवर्सल पैटर्न. सबसे पहला हेड एंड शोल्डर. आपको दिख रहा होगा ये पैटर्न. देखो यहाँ पे एक नेक लाइन बना दी. ठीक है. नेक लाइन के जो ऊपर, ये आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट जो ऊपर है वो हाईवर्ड हाई क्या बोल सकते हैं, ट्रेंड दिखा रहा है. ठीक है. हाईएस्ट ट्रेंड. और नीचे जो जा रहा है वो डाउनवर्ड ट्रेंड बता रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे देखो ये डाउन ट्रेंड है. ये इसका राइट शोल्डर है, इसका ये लेफ्ट शोल्डर है. ठीक है. अभी देखो यहाँ पे क्या बता रहा है वो. हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑफ वन ऑफ द रिलायबल एंड पावरफुल रिवर्सल पैटर्न. ये सबसे ज़्यादा यूज में होता है, रिलायबल है, जिससे हम रिलाई कर सकते हैं. द मेजर क्राइटेरिया फॉर दिस रिवर्सल पैटर्न शुड बी वॉल्यूम ग्रोथ. मतलब कितने वॉल्यूम में आपकी ग्रोथ हुई, कितने मार्केट में कितने शेयर्स पे
कितना वॉल्यूम इन्वेस्ट किया हुआ था और वो कितना ग्रोथ में आया। सो ये डिटरमाइन करने के लिए हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न यूज करते हैं। दिस पैटर्न कंसिस्ट ऑफ लेफ्ट शोल्डर, हेड, हेड मीन सबसे ऊपर वाला जो मैंने आपको पहले बताया था हेड, ठीक है, एंड राइट शोल्डर। सो ये होता है आपका हेड सबसे ऊपर वाला, और ये आपका राइट शोल्डर है इस तरफ, और लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये टाइप का था, लेफ्ट हैंड साइड मतलब इस साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का। If the price falls below the neckline with increased volume, then the price may test further bottoms. मतलब वो कह रहा है कि ये जो नेकलाइन के नीचे जो जा रहे हैं ना, ये हमारी बॉटम प्राइस है, बॉटम प्राइस, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन नेकलाइन टू द हेड, जो जो हेड है और जो नेक लाइन है उसका जो बीच का डिफरेंस है, दैट इज ए टू बी। दिस इज ए, ये नेक लाइन, और ये जो बी है जो डाउनवर्ड ट्रेंड का हेड है, ठीक है, वुड बी मैक्सिमम फॉल एक्सपेक्टेड, would be maximum full expected if the price falls below the neckline on the right hand side of the shoulder। मतलब ये साइड की बात कर रहे हैं वो, कितना नीचे वो जा सकता है, यहाँ तक, मैक्सिमम यहाँ तक नीचे जा सकता है, ठीक है। इससे ज्यादा शेयर प्राइस नहीं गिरेगा, वो यहाँ से पता लग जाता है। सो इन रियल लाइफ मोस्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स आर नॉट सिमेट्रिकल और परफेक्टली फॉर्म्ड। ज़्यादातर वो हम देखेंगे ना तो ये ज़्यादा हम इन पर रिलाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो मुझे रिजल्ट्स चाहिए वैसा ज़रूरी नहीं है इसमें से वो मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, मतलब इसका उल्टा। दिस इज बुलिश मार्केट, हाँ, इसका उल्टा होता है, मतलब डाउनवर्ड प्राइसेस नीचे जा रही हैं, ठीक है। ये आपका हेड है, ये लेफ्ट हैंड साइड का शोल्डर है, ये राइट हैंड साइड का शोल्डर है। नेक लाइन से बिलो जितनी भी आपको लाइंस दिख रही है ना, वो डाउनवर्ड ट्रेंड है, ठीक है, बिल्कुल मतलब उसका उल्टा। एंड क्या बोलते हैं इसे, थर्ड होता है हेड एंड शोल्डर कंटिन्यूएशन पैटर्न इन अप ट्रेंड। अब आपको दिखेगा कि वो कंटिन्यू ऊपर ही बढ़ रही है, पहले तो वो नेकलाइन के नीचे ही थी बट स्टिल बढ़ रही थी, प्राइसेस बढ़ रही थी, और इतनी बढ़ गई कि वो नेकलाइन के ऊपर आ गई, ठीक है। और फोर्थ होता है डाउनवर्ड, कंटिन्यूस डाउनवर्ड, मतलब वो नेकलाइन के ऊपर थी बट स्टिल कम हो रही थी। आपको दिख रहा होगा ये हेड है सबसे ऊपर, उसके लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट शोल्डर है, उसके राइट हैंड साइड में राइट शोल्डर है। ये मैं आपको ऊपर वाले पिक्चर में भी क्लियर कर चुकी हूँ। लेकिन जैसे ही हम नेक लाइन के नीचे आएंगे, सो ए एंड बी, बी इज नेक लाइन, उसके ऊपर हाईएस्ट कितना ऊपर जा सकते हैं वो प्राइसेस है, पर हाईएस्ट से नीचे आते 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 वो नेकलाइन के नीचे जा चुकी है। सो इसीलिए उसका नाम ऐसे रखा है कि डाउन ट्रेंड है वो, ठीक है। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल, अब वो कैसे हो रही हैं, ऐसे फॉर्म में जा रही हैं जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। आपको दिख रहा होगा ये ऐसे प्राइसेस बढ़ रही हैं जिससे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब मैंने ये बना दिया ऊपर रेजिस्टेंस लेवल और ये सपोर्ट लेवल की लाइंस ड्रॉ कर ली, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वो, तो ये बन गया ना यहाँ पे ट्रायंगल आपका, ठीक है। डिसेंडिंग ट्रायंगल एंड डाउन ट्रेंड, अभी ये क्या था, देखो सीधा ट्रायंगल, मतलब पहले शुरू कहाँ से हुआ, डाउन, फिर ऊपर ऊपर जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो पहले ऊपर है फिर नीचे जा रहे हैं, मतलब डाउन ट्रेंड, डिसेंडिंग डाउन ट्रेंड, ठीक है। शुरुआत ऊपर से हुई थी, फिर नीचे 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 प्राइस आता गया, प्राइस का मूवमेंट नीचे आता गया, नीचे आता गया। सो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है इसकी पॉइंट यहाँ पर, और ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब एक असेंडिंग ट्रायंगल है जिसमें अपवर्ड ट्रेंड, मतलब नीचे से शुरू होके ऊपर जा रहे हैं, और ये असेंडिंग ट्रायंगल है ना, वो इससे मैच करेगा फिफ्थ वाले से, ये देखो सेम लगेगा आपको, ठीक है। सिमेट्रिकल है ये सिमेट्रिकल है, मतलब जिसमें सेम वे में मूवमेंट हो रही है, और ये असेंडिंग में, मतलब थोड़ा आप देखोगे तो डिफरेंस है, यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट है उसकी। मार्केट की मूवमेंट को डिटरमाइन करने के लिए लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल की लाइंस को मर्ज करके ट्रायंगल बनाया जाता है। सो दिस इज जस्ट अ माइन्यूट डिफरेंस। एनीवेज आपको इतना डिटेल में नहीं जाकर सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट समझना है। सो 7 टाइप्स हमने सीखे किसमें, एलियॉइड ट्रेंड रिवर्सल में। सो फर्स्ट इज हेड एंड शोल्डर पैटर्न, नेक्स्ट इज इनवर्स, मतलब जिसमें नीचे डाउनवर्ड दिखेगा आपको, डाउन ट्रेंड
को सपोर्ट करता है वो, और आई मीन शो करता है। नेक्स्ट इज कंटिन्यूस अपवर्ड, फिर फोर्थ है आपका कंटिन्यूस डाउनवर्ड, उसके बाद सिमेट्रिकल पैटर्न में दिखेगा, एक ही पैटर्न में वो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको दिखेगा कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में, डिसेंडिंग डाउन ट्रेंड एंड असेंडिंग डाउन ट्रेंड। डिसेंडिंग में क्या होता है, हाईएस्ट से लोएस्ट पे जाता है वो और ट्रायंगल फॉर्म करता है, और असेंडिंग में लोएस्ट से हाईएस्ट पे जाके ट्रायंगल फॉर्म करता है, बेस लाइन से शुरू करते हैं इसको, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रेंड रिवर्सल। नेक्स्ट है हमारा मैथमेटिकल इंडिकेटर। अभी ये मैथमेटिकल इंडिकेटर है ना, दिस प्रोवाइड्स यू again the price movements, but it helps you to build a view on price direction। मतलब कितने टाइम में कितना प्राइस कम होगा, कितने टाइम में मैं अपना ये शेयर होल्ड कर सकती हूँ, कितने टाइम पीरियड के लिए, एंड देन हाउ फार आई कैन सेल इट इन द मार्केट, like what period of time I should hold the security, and at what point I can sell it in the market, at what point I can buy it from the market। सो मैथमेटिकल इंडिकेटर स्टैटिस्टिकल व्यू आपको देता है अबाउट द प्राइस इंडिकेशन, प्राइस मूवमेंट। फर्दरमोर दीज मेथड्स टेंड टू प्रोवाइड सिग्नल्स ऑफ द प्राइस मूवमेंट। सिग्नल बताएगा, ठीक है, कि कितना वो आगे बढ़ रहा है फ्यूचर में, कितना आगे कम होगा, अकरिंग इन द मार्केट, मतलब जो मार्केट में हो रहा है, ठीक है। The tools used in mathematical indicate trading methods are moving average and oscillators। ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग टूल्स होते हैं जिससे आपको प्राइस एग्जैक्टली मतलब आप बोल सकते हो, एग्जैक्टली तो नहीं बट यस 90% आप इस पर डिपेंड कर सकते हैं। इट ऑफर्स इंडिकेशंस ऑफ व्हेन अ करेंसी इज ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। ये आपको बता देगा कि आपने मतलब ज़्यादा में खरीदा कि कम में बेचा। So this is what is the role of mathematical indicator, and mostly what is used is moving averages and oscillators। ये सबसे ज़्यादा यूज होते हैं मैथमेटिकल इंडिकेटर्स के, ये टूल्स हैं। Though these are countless mathematical indicators, here we will cover only most important ones। मतलब बहुत सारे हैं बट अपने पास जो कवर करने के लिए वो सिर्फ दो हैं, and that is simple moving average, exponential moving average, and oscillators। So what do you mean by moving average? It is the shifting body of the price calculated over given number of days। Simple, मतलब कहाँ से कौन से दिन से लेकर ये दिन तक वो कितना शेयर प्राइस में शिफ्ट हुआ, शिफ्टिंग बॉडी ऑफ द प्राइसेस, मतलब यहाँ से लेकर वो यहाँ तक आया, तो अल्टीमेटली वो एवरेजली कितना बढ़ा या कितना कम हुआ। समझ में आ रहा है? अगर 3500 से 10 दिन के बाद 4500 तक आया तो वो एवरेज इतने दिनों में वो एवरेज कितना बढ़ा, 7 दिनों में, 8 दिनों में। सो यू नीड टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ दैट। सो मूविंग मतलब मूवमेंट का एवरेज निकालना है। सो मूविंग एवरेज मेक्स इट इजियर टू विजुअलाइज मार्केट ट्रेंड्स। मतलब मार्केट की ट्रेंड इजी पता लग जाएगी, इजियर पता लग सकती है इस मेथड से। एज इट रिमूव्स और एटलीस्ट मिनिमाइज, रिमूव तो नहीं कर सकता बट यस स्टैटिस्टिकल नॉइज को मिनिमाइज कर सकता है। मतलब ज़्यादा गड़बड़ नहीं है इधर, आपको सिर्फ इतना जानना है कि एवरेज कितना इंक्रीज हुआ और एवरेज कितना डिक्रीज हुआ। यहाँ पे ज़्यादा स्टैटिस्टिकल नॉइज नहीं है, मतलब ज़्यादा ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, या ज़्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व नहीं होती है इसमें। ये सिंपल टूल है जिससे बहुत इजीली हमको प्राइस मूवमेंट के बारे में पता लग सकता है, ठीक है। इसी में एक सिंपल मूविंग एवरेज होता है जो सिंपली सारे प्राइसेस को प्लस करके डिवाइड बाय सम ऑफ नंबर ऑफ डेज, ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। और उसके बाद होता है हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, ध्यान देना, वेटेड एवरेज होता है। वेटेड मतलब कितने सिक्योरिटीज पे कितना वेट आपने अप्लाई किया है, कितना वॉल्यूम आपने इन्वेस्ट किया है, तो उस हिसाब से आप वेट कैलकुलेट करते हो। समझो आपकी 3 सिक्योरिटीज हैं, तो 5 lakhs, 3 lakhs, 2 lakhs ऐसे आपने इन्वेस्ट किया है। सो वेट आप असाइन करोगे 5:3:2। सो अकॉर्डिंग टू गिवन वेट्स आप प्राइस कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो उस मार्केट में कितनी सिक्योरिटीज हैं जिनका सबसे ज्यादा वेट है, जिनमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स की हुई है लोगों ने। सो अकॉर्डिंग टू वेट्स उसका एवरेज डिसाइड करके एक एक पॉइंट पे लाया जाता है उन्हें,
और वो पॉइंट ड्रॉ करके हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ इस दिन पे इसका इतना प्राइस एस्टिमेट हो सकता है। ठीक है, बस आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में पहले हमने पढ़ लिया। मूविंग एवरेज क्या होता है, फिर उसके दो टाइप्स होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल में आप सब टोटल कर दोगे, टोटल ऑफ ऑल द प्राइजेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में वेट्स लिए जाते हैं। ठीक है, वेटेड एवरेज ऑफ अ प्राइस डेटा विच पुट्स हायर वेट ऑन द रिसेंट डेटा पॉइंट। मतलब जिसका हायर वेट होगा उसको पहले रखेंगे, रिसेंट में रखेंगे, और जिसका लोअर वेट होगा उसको हम नीचे नीचे लेकर आएंगे। सो बन गया ना मेरा प्राइस मूवमेंट, पता लग गई मुझे सबसे ज़्यादा किसकी प्राइस है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑस्किलेटर एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI बोलते हैं इसको, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, या इसे ऑस्किलेटर से के नाम से आई मीन इट इज नोन बाय अ नेम ऑफ ऑस्किलेटर। सो ऑस्किलेटर इज अ टेक्निकल एनालिसिस टूल। ऑफ कोर्स ये मैथमेटिकल इंडिकेटर का एक टूल होता है टेक्निकल एनालिसिस का, दैट इज बैंडेड बिटवीन टू एक्सट्रीम वैल्यूज, एक हाई एक लो। एग्जाम्पल ले लो, दो एक्सट्रीम वैल्यूज हम ले लेंगे, ये इतना हाई है ये इतना लो है, एंड बिल्ट विथ द रिजल्ट्स फ्रॉम द ट्रेंड इंडिकेटर। दोनों के बीच में हम रिजल्ट्स निकालने की कोशिश करेंगे फॉर डिस्कवरिंग शॉर्ट टर्म ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। मतलब हमने क्या इसको कैसे कितने प्राइस पे हमने खरीदा इसको, तो ज़्यादा कम में तो नहीं खरीद, मतलब सॉरी ज़्यादा में तो नहीं खरीद लिया, कम में तो नहीं बेचा। सो ये जानने के लिए हम ऑस्किलेटर्स का यूज़ करते हैं। As the value of oscillator approaches the upper extreme value, the asset is deemed to be overbought. मतलब अगर आपको लगता है, आपने देखा कि ऑस्किलेटर किस तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब किस तरफ जा रहा है, एक्सट्रीम अपर वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, मतलब आपने जो खरीदा था वो ओवरबॉट था। ओवरबॉट मतलब ज़्यादा खरीदा। As it approaches the lower extreme, it is deemed to be oversold. मतलब अगर वो ज़्यादा लोअर एक्सट्रीम पे आ रहा है, डाउनवर्ड में आ रहा है, मतलब आपका जो ये मार्केट में दिख रहा है ये पर्टिकुलर सिक्योरिटी वो ओवर सोल्ड हो गया। ठीक है, सो ऑस्किलेटर्स आर मोस्ट एडवांटेजेस व्हेन अ क्लियर ट्रेंड कैन नॉट बी इजीली सीन इन द कंपनी स्टॉक, सच एज व्हेन इट ट्रेड्स हॉरिजॉन्टली और साइडवेज। एंड मोस्ट कॉमन ऑस्किलेटर्स आर, ये सब नाम बताइए, जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मूविंग एवरेज, कॉन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर, है ना, ये सब रेट ऑफ चेंज, ROC जिसे कहते हैं, मनी फ्लो इंडेक्स। तो ये सारे ना ऑस्किलेटर के टाइप्स होते हैं जिससे हम इजीली, ऑस्किलेटर के जरिए हम इजीली प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं जब ट्रेंड के जरिए नहीं हो सकता है तो। सो इट्स अनदर टूल विच कैन बी वेरी यूजफुल। हाँ दैट्स इट, ये हो गया आपका ऑस्किलेटर। बस इतना ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। नाउ कम टू मार्केट इंडिकेटर। अब मार्केट इंडिकेटर्स क्या होते हैं? मार्केट इंडिकेटर्स का मतलब होते हैं, इंडिकेटर मतलब जिसे पता लग सके, प्रेडिक्शन इजी हो सके, उसे कहते हैं इंडिकेटर्स। मतलब ये वो सीरीज होती है टेक्निकल इंडिकेटर्स की, यूज्ड बाय द ट्रेडर्स जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन। मतलब जिससे प्रेडिक्शन इजी हो सके, ये वो इंडिकेटर्स होते हैं। फैक्ट, ये वो सीरीज होते हैं जिससे आपकी प्रेडिक्शन इजी हो जाती है, किस डायरेक्शन में जा रहा है आपका फाइनेंशियल इंडेक्स, वो जानना आपके लिए इजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ मार्केट indicators. Most market indicators are created by analyzing number of companies that have reached new high relative to the numbers that created new lows, or also known as market breadth. मतलब जो जो हाई पे हैं उनको कंपैरिजन किया जाता है जो लो पे हैं। सो आपको जो डिफरेंस मिलता है ना, तो पता चल जाता है कि किसका मार्केट प्राइस ज़्यादा है और किसका कम है। ठीक है, डाउनवर्ड और अपवर्ड ट्रेंड इसके जरिए भी पता लग सकता है। सो ही इज ट्राइंग टू टेल यू दैट these indicators are usually referred as market indicators because they gauge an entire market। मतलब ये पूरे पूरे मार्केट के बारे में आपको उसके अंदर घुस के पूरी जानकारी निकाल के देते हैं। ठीक है, नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल सिक्योरिटी बट पूरे मार्केट के बारे में जानकारी देते हैं आपको। ठीक है, नाम ही इसीलिए इसका ऐसा है ना, मार्केट इंडिकेटर। ठीक है, ये सिर्फ एक सिक्योरिटी की प्राइस के बारे में नहीं बताएगा, उसकी मूवमेंट के बारे में, उसके ट्रेंड के बारे में नहीं बताएगा, पूरे मार्केट की सिचुएशन के बारे में बताएगा।
ठीक है. While the data fields available for individual security are limited to its open, high, low, close, volume, see page, and spare financial reports, there are numerous data available, items available overall स्टॉक मार्केट. तो ये सारी जानकारी आपको निकाल के देता है, सिर्फ ये नहीं कि कितना बढ़ेगा और कितना कम होगा. मतलब ये पर्टिकुलर आइटम की जानकारी सिर्फ आपको नहीं देगा, numerous data will be available with the help of this market indicator. ठीक है, वो बता रहे जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है वो आपको. नंबर ऑफ स्टॉक्स दैट मेड हाई फॉर द डे, मतलब जिसका सबसे ज्यादा प्राइस बढ़ा. नंबर ऑफ स्टॉक्स दैट इंक्रीज्ड इन प्राइस, जिसका प्राइस बहुत बढ़ गया. वॉल्यूम एसोसिएटेड विद द स्टॉक्स, कितना स्टॉक में कितना वॉल्यूम, कितना प्राइस, नेट नेट वैल्यू इंक्रीज हो रही है. Market indicators cannot be calculated for an individual security because the required data is not available. ठीक है, मतलब यहाँ पर इतनी सारी डेटा अवेलेबल होती है आपके पास, सिर्फ एक सिक्योरिटी का प्राइस नहीं पता चलता है यहाँ से. जब यहाँ पे आपको every kind of information is made available. It is related to entire market, not just for an individual security. So हाँ, हम ये बोल सकते हैं it is an disadvantage also कि अगर इंडिविजुअल सिक्योरिटी की मुझे कैलकुलेशन करनी हो तो वो मैं नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन मेरे पास उतनी अवेलेबल नहीं है. ठीक है, ओके. सो नहीं, ये सारा कुछ आपको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है. सो जस्ट यू नीड टू नो द मीनिंग मार्केट इंडिकेटर. अब मैंने यहाँ पे ये डिस्टिंग्विश है फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस. हमने दोनों चैप्टर्स किए हैं, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस दोनों. तो फंडामेंटली कैसे टेक्निकल से अलग है, दैट इज अ डिस्टिंग्विश गिवन हियर. फंडामेंटल एनालिसिस इज कंसर्न्ड विथ डिटरमाइनिंग इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स, जैसे इकोनॉमिक एनालिसिस करके, इंडस्ट्री का एनालिसिस करके, रेशियो एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, कंपनी एनालिसिस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके हम फंडामेंटली उसको जान सकते हैं. मतलब उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना, कंपनी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे, स्टॉक प्राइस के सॉरी शेयर के परफॉर्मेंस बेसिस पे, इन्वेस्टमेंट के परफॉर्मेंस बेसिस पे. ठीक है, और टेक्निकली का मतलब होता है मार्केट में शेयर प्राइस का मूवमेंट देखकर पता लगाना कि ये इसका शेयर प्राइस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है. ठीक है, टेक्निकली स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट करके बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द शेयर प्राइसेस. विजन क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस का? दोनों बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, दोनों एनालिसिस में से दोनों आपको टूल्स पता लग सकते हैं. इसमें सिर्फ बैकवर्ड, मतलब इसमें सिर्फ पास्ट डेटा आप लेकर करते हो ना एनालिसिस. फंडामेंटल में क्या होता है? रेशियो एनालिसिस इन्वॉल्व होता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो जो हमने सीखा था, कंडक्टिंग रिसर्च ऑन मार्केट, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंपनी, ये सब आप करके निकाल सकते हो. क्या फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स. और यहाँ पे क्या टूल्स होते हैं अभी अभी तो सीखा, ग्राफ्स, चार्ट्स, फिगर्स, है ना, अभी अभी सीखा हमने. टाइम, फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म के लिए होता है और टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म के लिए होता है. ठीक है, इन्वेस्टर्स की थिंकिंग यहाँ पे क्या होती है? इन फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्टर्स थिंक दैट स्टॉक मार्केट बिहेवियर इज 90% लॉजिकल एंड 10% साइकोलॉजिकल. क्योंकि मैं फंडामेंटली चेक कर रही हूँ ना, लॉजिक्स लगाकर, प्रॉफिट्स कितने कमाए हैं कंपनी ने, लॉसेस कितने हुए कितने सालों में, 10 सालों में कितना कंपैरिजन करके प्रॉफिट्स ज़्यादा बढ़ा है, 10 सालों में कंपनी कितनी एक्सपैंड हुई है. ये सब मैं लॉजिक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रियल पिक्चर देखकर, लॉजिक्स लगाकर मैं फंडामेंटली एनालाइज कर रही हूँ. बट यहाँ पे तो टेक्निकल हो रहा है ना, मार्केट के बेसिस पे मार्केट बिहेवियर देखा जा रहा है. सो इट इज 10% लॉजिकल एंड 90% साइकोलॉजिकल. क्यों? क्योंकि मार्केट में जो लोग खरीदने बेचने के लिए आते हैं वो सोचते हैं साइकोलॉजिकली, उनकी थिंकिंग कैसे होती है कि ये बढ़ेगा तो मैं बेचूंगी और कम होगा तो मैं खरीद लूंगी. और जब ऑफकोर्स खरीदा है तो आपने बेचना भी तो आपको है ना. सो जब मार्केट बढ़ेगा तो मैं बेचकर प्रॉफिट अर्न कर लूंगी. सो दिस इज बेसिक साइकोलॉजी. तो 90% यहाँ पे साइकोलॉजी पे डिपेंड होता है ये टेक्निकल एनालिसिस.
क्यों? क्योंकि तभी तो डिमांड एंड सप्लाई होता है ना, जैसे हम सोचते हैं उस तरीके से हम डिमांड करते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है ये शेयर प्राइस कम होगा तो मैं खरीदूंगी भी नहीं। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? सो इट्स डिपेंड ऑन हाउ एंड व्हाट आई थिंक अबाउट द रोल ऑफ द मार्केट. I mean, how it will behave in the future. What is the prediction that I am supposed to take? So based on that particular prediction, I will behave. So I will either demand or I will supply. मतलब या तो मैं खरीदूंगी या तो बेचूंगी शेयर. ठीक है. पर्पस, फंडामेंटल एनालिसिस का इन्वेस्टमेंट पर्पस होता है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए, बाय एंड सेल. यहाँ पे खरीदना, लॉन्ग टाइम के लिए खरीद के रख लो. ठीक है. और यहाँ टेक्निकल एनालिसिस का पर्पस क्या होता है कि आप खरीदो, बेचो एंड बीच का प्रॉफिट अर्न करो. दैट वे. इसका गोल क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस का? टू फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक. मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस पे बेस्ड जो स्टॉक की वैल्यू आती है ना, उसे कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक. और टेक्निकल एनालिसिस का गोल क्या होता है? टू फाइंड द राइट टाइम either to enter into the market or to exit from the market based on the past performance, past trend. मतलब या तो किस दिन पे मुझे खरीदना है, किस दिन पे मुझे बेचना है. टू फाइंड आउट द राइट टाइम टू एंटर और एग्जिट. ठीक है. और यहाँ पे बाय और सेल डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं? बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू अगर कम है मार्केट वैल्यू से तो मैं खरीद लूंगी क्योंकि शेयर प्राइस कम हो गई है, इंट्रिंसिक वैल्यू कम हो गई. और बेचूंगी कब? जब इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ गई मार्केट वैल्यू से. पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता. यहाँ पे तो मुझे ट्रेंड देखना पड़ता है. स्टॉक प्राइस का अपवर्ड ट्रेंड है तो मैं खरीद लूंगी फटाक से, क्योंकि वो ऊपर और जा रहा है और जा रहा है. तो मैं एक पॉइंट पे खरीदूंगी, मुझे पता है ये और ऊपर जा रहा है तो मुझे प्रॉफिट्स ऑन करके देगा. और व्हेन द स्टॉक प्राइस शोज अ डाउनवर्ड ट्रेंड तो मुझे पता है अभी कम होने लगा है तो पहले ही खरीद लो, सॉरी बेचो. तो जिस टाइम पे अपवर्ड जाएगा तब हम बेच देंगे उसको. सो आई होप इट इज क्लियर. मतलब कहीं पे कुछ डाउट है तो आप बताइए. मेरी तरफ से आई एम डन विद द चैप्टर. So these are some objectives, true and false, and match the pairs. You have some theory questions and short notes that you can refer. So Dow Jones theory, Elliott theory, oscillators, mathematical indicators, moving averages, ये सब हमने कवर किया with trend reversal also. So यहाँ तक आपको कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो. Any doubts? Come on, let me know. Unmute and tell me, guys. No, ma'am. ठीक है, ओके. सो एनीवेज हम वैसे भी अभी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का भी एक और चैप्टर रहा हुआ है, सो उसके लिए हम वैसे भी लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे ही. सो SAPM इज ओवर. So far, after reading, if you feel, if you have any doubt, we can connect and we can have a doubt lecture, of course. और आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज द लास्ट चैप्टर. मतलब एडवांस कॉस्टिंग में एक ही चैप्टर पेंडिंग है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, एंड देन माय कंप्लीट सिलेबस विल बी ओवर. ऑडिटिंग एंड HRM we have already completed. SAPM we are done today, and only left with one chapter of advanced costing, that is contract costing. So from next lecture, like from Saturday, I will start with your contract costing. It will take minimum like let's say 1 week to complete that chapter. I will try my best to leave like to have 1 week so that we can have a confidence in that chapter also. तो आपका अच्छे से वो भी हो जाएगा फिर. ठीक है. So I think I can wind up now. Okay, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. Okay. Okay. Bye everybody. Take care. Thank you, ma'am. Bye.